हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। शुरू करते हैं बहुपद। मैं प्रफुल्ल शिमाली तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस पर। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था बहुपद का बेसिक एवं उसके 2.1 के उदाहरण। आज हम शुरू करेंगे 2.1 के सभी उदाहरण एवं थोड़ा सा बाकी रह गया था एवं प्रश्नावली 2.1, 2.2 का कुछ बेसिक भी पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के 42 सब्सक्राइबर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही उन विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए थे, पूर्व विद्यार्थी, और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और पूरा सपोर्ट जताया है। उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक आभार। शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण। देख सकते हैं तो चलिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px जहां px एक बहुपद है। बहुपद का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दो रह गए थे, पांचवा और ये पांचवा और ये छठा, दो क्वेश्चन रह गए थे। इसमें दिख रहा होगा और ये मैंने कल करके बताया था कि कैसे किया जाता है। देखिए ये ग्राफ देखिए, y अक्ष पे ये कहां पे टच कर रहा है? सिर्फ यहां पर एक बार। जितनी बार ये मतलब सॉरी x अक्ष पे कितनी बार टच कर रहा है? एक बार। जितनी बार ये x अक्ष पे टच करेगा ग्राफ, उतने शून्यकों की संख्या होगी। एक बार कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, एक बिंदु ये हो गया, क्योंकि ये जितनी बार x पे टच होगा वहीं पे y बराबर 0 होगा। हमने सीखा था लेक्चर 1 में। एक ये, 2 और 3 और 4, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गया। उदाहरण नंबर 1 इजी था एकदम। तो आइए करते हैं प्रश्नावली 2.1। उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चन मैंने दिए थे अभी बोर्ड पे, आप देख लीजिए। फर्स्ट वाले के ऊपर बात करते हैं तो ये ग्राफ दे रखी है और ये रेखा देखिए, ये x अक्ष पे कहीं पे काट रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहीं पे नहीं काट रही है, सीधी सीधी जा रही है। x अक्ष ये रहा, इसके ऊपर कहीं नहीं है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 0। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शून्यकों की संख्या। अगले ग्राफ पे अपन बात करते हैं। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुई, ये गई यहाँ पे काट रही, लेकिन ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष। अपन को y अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, x अक्ष पे बात करते हैं। तो एक बार काट रही, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1। आगे बात करते हैं थर्ड वाले पे। ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, एक बार x अक्ष पे काटा, वापस ऊपर गया, नीचे गया और यहाँ पे दूसरी बार, और फिर नीचे आया, वापस ऊपर गया तो तीसरी बार। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? तीसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, दूसरे में 1 और पहले में 0, कोई नहीं। चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं, पहले का चौथा। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, x अक्ष पे एक बार काटा, दूसरी बार शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। शून्यकों की संख्या 2 हो गई। नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मर्जी हो वो कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एवं 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे दोनों ग्राफ। देखिए और उसमें बताइए कितने शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या बताइए। चलिए मैं बता देता हूं शून्यकों की संख्या। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक बार x अक्ष पे काटा 1, दूसरी बार 2, 3 एवं 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4। लास्ट 6th पे बात करते हैं अपन। ग्राफ गया यहाँ पे एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार, 3 बार ही टच कर रहा है। इस ग्राफ को यहां से जाते हुए देखकर ये मत सोच देना कि ये इस लाइन पे ही चल रहा है, थोड़ा आगे तक गया, 2-3 बिंदु होंगे, नहीं, एक बार ही टच हुआ।
शून्यकों की संख्या पूछे तो कितनी हो गई? 3। 3 बार अगर एक्स एक्स पे काट रहा है तो 3, यहाँ पे 4 बार काट रहा है तो 4। नोट कर लीजिए। कर लिया होगा नोट आप लोगों ने। आगे बात करते हैं द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों में संबंध। बेटा देता हूं द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। टॉपिक आप देख सकते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। प्रश्नावली 2.2 इसी पर चलने वाली है दोस्तों। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? कल मैंने बहुपद के प्रकार पढ़ाए थे। आपने जो मेरा पहला वाला लेक्चर देखा होगा, लेक्चर 1 बहुपद का बेसिक इंट्रोडक्शन में, द्विघात बहुपद अपन ने पढ़ा था। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, मतलब तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। आगे है बहुपद के शून्यक। क्या होता है शून्यक? x का वह मान जो उस बहुपद में हम रखें और वो बहुपद क्या हो जाए? 0। बहुपद क्या हो जाए? 0। जैसे एक बहुपद में लेता हूं x² - 4। इस x की जगह मैं क्या रखूं ताकि ये बहुपद 0 हो जाए? तो मैंने x की जगह 2 रख दिया। 2 रखा, 2 का स्क्वायर -4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 - 4 बराबर 0। 2 रखने पर ये बहुपद क्या हो गया? 0। बहुपद का मान 0 हो गया, तो ये बहुपद का एक शून्यक मिल गया। क्या 2 रखने पर ये शून्यक मिल रहा है? जी नहीं। अगर हम -2 रखेंगे x की जगह, और क्या रख सकते हैं? -2। -2 रखने पर भी अपन को यहाँ पे शून्यक मिल जाएगा। देखिए x की जगह -2 का होल स्क्वायर -4, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा। ये देखिए -2 होल स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार गुणा करना। -2 इंटू -2, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया प्लस। 2 इंटू 2 4। आंसर क्या मिल गया? 4। 4 - 4 बराबर 0। तो -2 रखने पर भी शून्य मिल रहा है और 2 रखने पर भी हमें शून्य मिल रहा है। तो ये द्विघात बहुपद है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2। और ये बहुपद हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इसमें 2 रखा तो भी 0 मिला, -2 रखा तो भी 0 मिला। तो इसके 2 शून्यक मिले हैं, एक तो 2 और एक -2। क्या मैं इन दोनों शून्यकों को इस प्रकार लिख सकता हूं? अल्फा यानी कि पहला शून्यक और बीटा यानी कि दूसरा शून्यक। इन दोनों हर द्विघात बहुपद में 2 शून्यक मिलेंगे। उन 2 शून्यकों को हमको इस प्रकार लेना पड़ेगा, कोई सा भी एक शून्यक होगा अल्फा और दूसरा शून्यक जो आएगा उसका नाम होगा बीटा। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -2, क्योंकि पहले मैंने 2 रखा तो 0 हो गया, फिर -2 रखा तो भी 0 हो गया। तो अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -2। ये एक एग्जांपल हो गया कि द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक है। अब जानिए, अब अपन जानते हैं शून्यक एवं गुणांकों के बीच क्या संबंध है। संबंध मतलब इनके बीच में ऐसा क्या रिश्ता है। संबंध का मतलब वही होता है रिश्ता। जानते हैं शून्यक एवं गुणांकों के बीच रिश्ता। नोट कर लीजिए आप बेटा। तुम अब अपन देखते हैं द्विघात बहुपद जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो हमें कैसा दिखता है द्विघात बहुपद। जैसे मान लीजिए ये है 2x² प्लस 4x माइनस प्लस 5।
इसमें x की घात देखिए कितनी है, 1। इसमें x की घात देखिए कितनी है, 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, ये हो गया द्विघात बहुपद। इस बहुपद में हमको ये दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है। गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या रहती है, अचर पद, जिससे ये गुणा होता है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, उसका मतलब क्या है, गुणा। ये इसके आगे जो संख्या है, जिस संख्या से गुणा हो रहा है, उसको बोलते हैं गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, 2। और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, एक्स का गुणांक है 4 एवं अचर पद है 5। तो ये इस फॉर्मेट में रहता है। हर द्विघात समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी। इस a का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या, यानी कि a बराबर कितना आ गया इसमें, 2। b का मतलब होता है कि 4, x के आगे कौन सी संख्या है, 4, तो b बराबर क्या आ गया, 4। c का मतलब होता है जो अचर पद होता है वो। अब आपके दिमाग में वो आ रहा होगा, इससे पहले मैंने एक उदाहरण कराया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप बोलोगे भैया इसमें अब कैसे क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब एक, सबका मालिक एक है। मैंने पहले भी बताया था, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर घात कितनी आ जाती है, एक। तो यहाँ पे अगर इसके आगे कुछ संख्या नहीं है तो एक, एक सबके पास रहता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, 1। क्या इसमें एक्स का पद दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, अचर पद। अचर पद बोले तो 4। एक्स नहीं है तो 0x ले सकते हैं अपन, क्योंकि 0 का गुणा x से करोगे तो 0, और 0 को किसी में भी जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, और -4। इसमें a बराबर मेरे को मिल गया 1 और b बराबर मेरे को मिल गया 0, क्योंकि है ही नहीं, x का पद है ही नहीं, तो उसका गुणांक भी नहीं होगा। गुणांक क्या होता है, b बराबर क्या होता है, x का गुणांक। अब x ही नहीं है तो x का गुणांक कहां से आएगा, है ही नहीं, तो अपन क्या ले लेंगे, डायरेक्ट 0। b बराबर अपन क्या ले लेंगे इसमें, 0। c बराबर क्या होगा, 4। इसको सिर्फ 4 नहीं लिखोगे, 4 के आगे देखो चिन्ह, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, c बराबर -4। ऐसे आप पहचान लोगे किसी भी द्विघात बहुपद में a क्या है, b क्या है एवं c क्या है। देख लीजिए, a इसमें 1 है क्योंकि x स्क्वायर के आगे 1 गुणांक है, और b दे ही नहीं रखा क्योंकि x है ही नहीं, x नहीं है तो उसका गुणांक भी नहीं होगा, और गुणांक नहीं होगा तो उसको अपन 0 लिख लेंगे, b बराबर 0 और c बराबर -4। 4 के आगे क्या है, माइनस। मिटा दो ये। आगे हम देखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यक एवं गुणांकों में क्या अंतर है, गुणांक समझ गए कौन कौन से, a b, ये जो है ये गुणांक है, c अचर पद वो गुणांक हो गए, a b c, जो अभी मैंने बताया था। द्विघात समीकरण इस फॉर्मेट में लिखते हैं अपन, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ठीक है, ये हो गया द्विघात। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग, देखिए अल्फा प्लस अगर बीटा करोगे, जो शून्यक मिले थे मेरे को पहले, मैंने एक वो अभी एग्जांपल कराया था, उसमें एक को मैंने 2 शून्यक मिलते हैं, एक को अल्फा लेते हैं, दूसरे को बीटा। अल्फा प्लस बीटा करोगे और इधर माइनस बी अपॉन में ए करोगे आप, बी अपॉन में ए है ना, ये जो बी है, बी दे रखा है, माइनस बी अपॉन में ए, तो ये एक सूत्र है। अगर आप शून्यक निकालोगे और शून्यकों का योग करोगे और फिर उसी द्विघात समीकरण में माइनस बी अपॉन ए इस सूत्र में रखोगे, तो दोनों का मान हमेशा सेम मिलेगा आपको। अभी मैं एग्जांपल करूंगा, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, ये नोट कर लीजिए। आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या होगा, c अपॉन में a,
ये सूत्र मिलता है दूसरा। अगर दोनों शून्यकों को गुणा करोगे और जो आंसर मिलेगा वो c बटा a करोगे। c क्या है? अचर पद। और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन दोनों का आंसर आपको सेम प्राप्त होगा। तो ये संबंध है द्विघात समीकरण के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच। सूत्र आप याद कर लीजिएगा, ये आगे काम आने वाले। आगे के प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण है, हम पूरी प्रश्नावली में नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद दिया गया है, उसके शून्य ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा एवं फिर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले शून्य ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हम शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उदाहरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसका मतलब उसका गुणांक कितना हो गया? 1। फिर अचर पद दे रखा है 10। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं इधर रफ कार्य करके बता देता हूं। a इंटू सी करना। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, c अचर पद। 1 इंटू 10 किया तो मेरे को 10 मिला। फिर बीच वाली संख्या को देखो, बीच वाली संख्या क्या है? 7x, 7 है। और 7 के पीछे देखो क्या है? प्लस है कि माइनस? प्लस। 10 किस किस के पहाड़े में आते हैं? किस किस के पहाड़े में आते हैं? 1 इंटू 10 करोगे तो 10, 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2, ये हो गए 10 तक। अब देखो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर 10 प्राप्त हो एवं जोड़ने पर हमें 7 मिले, क्योंकि यहाँ पे बीच में 7 दे रखा है, तो 2 इंटू 5 करोगे तो 10 हो जाएगा और 2 प्लस 5 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 7। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, क्योंकि 2 इंटू 5 करोगे तो 10 और आगे कोष्टक के बाद x प्लस 10। यहाँ पे सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। सबसे पहले कोष्टक खुलेगा और कोष्टक सोल्व होगा, फिर बाकी काम होगा। प्लस का प्लस आ गया, कोष्टक खुलेगा, कोष्टक खुलेगा, उसका मतलब बाहर x है और x का गुणा दोनों संख्याओं से किया जाता है। कोष्टक जब भी खुलता है और बाहर कोई भी संख्या होती है तो उसका गुणा अंदर वाली दोनों संख्या से किया जाता है। x का गुणा 2 से करोगे तो 2x, x का गुणा 5 से करोगे तो 5x और प्लस में 10। ये मिल गया अपन को। अब देखिए इन फर्स्ट 2 को लेना है और लास्ट 2 को लेना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालोगे? ऐसी चीज, ऐसी संख्या, चर हो या अचर, जो दोनों के पास हो, जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, भले वो चर हो भले वो अचर हो, अगर दोनों के पास है उस संख्या को हमें बाहर निकालना। बाहर निकालने का मतलब उसे उस संख्या का भाग देना। जैसे देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 2x। x ऐसा चर है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो मैं x को कॉमन लेता हूं। कॉमन लेने का मतलब इसको बाहर ले लिया और इसका भाग दे रहा हूं। जब एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो 2x थे और 1x कट गया, अब अपने पास क्या बचा? 1x को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि 1 को कॉमन ले लिया, 1x कॉमन ले लिया। अब है 2x में x का भाग दूंगा, क्या आ जाएगा? 2। इसी प्रकार अपन दूसरा वाला करेंगे 5x प्लस 10। इसमें से ऐसी कोई संख्या है जो दोनों के पास है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको कोई नजर नहीं आएगी, लेकिन 5 है और 5 इसके पास भी है, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है? 10 में किसका भाग रहता है? 5 का जाता है। 5 के पहाड़ों में भी 5 आते हैं और 10 में 5 का भाग जाता है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 5 को कॉमन लिया, अंदर क्या हुआ कि 5 में 5 का भाग दिया तो केवल x बचा। अब यह है 10। 10 में मैं अगर 5 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा? 5 दूनी 10। अब देखिए जो सेम है उनको एक साथ लिख दो और जो सेम नहीं है उनको एक साथ लिख लो, यानी कि x प्लस 5, इसके आगे प्लस है तो ये प्लस के साथ आएगा, और x प्लस 2। शून्य क्या होंगे? पहले x प्लस 5 को 0 के बराबर रखो और फिर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो। x बराबर पहला शून्य मिल गया अपन को -5 और x बराबर दूसरा शून्य मिल गया -2। x बराबर -5 और x बराबर 2। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए और शून्यकों के सत्यता की जांच में अपनी नेक्स्ट क्लास में करके आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए और गुणनखंड विधि देख लीजिए किस प्रकार गुणनखंड विधि से अपन सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं।
मिलते हैं अगले लेक्चर में।